राज तिलक। स्वागत है जेवर की जनता का। राज तिलक की शुरुआत आज हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती में जेवर से। किसके गले का जेवर बनेगा ये जेवर, चर्चा इसी बात की होगी। राज तिलक, प्रभु राम का भी राज तिलक तय था त्रेता युग में, लेकिन वनवास हो गया। मां कैकेयी ने पूरी कोशिश की, लेकिन भरत का भी राज तिलक न हो सका, क्योंकि भरत जी ने चरण पादुका प्रभु राम के रख दिए और राज तिलक उसका हो गया। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में किसका होगा राज तिलक और 5 साल के लिए किसका होगा वनवास, इसी पर हम चर्चा करेंगे। जेवर भी जब आप बात करते हैं तो जेवर के एयरपोर्ट की चर्चा सबसे ज्यादा होती है कि नहीं होती है? और जेवर की जनता को बड़ा घमंड है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर एमएलए धीरेन्द्र सिंह आए हुए भी हैं हमारे साथ। एक वक्त पर भट्टा पर सोल में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें उनकी भूमिका बहुत अहम थी, लेकिन आज वो एमएलए हैं यहाँ पर और कहते हैं कि काम के दम पर यहाँ की जनता उनको वोट करेगी या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले तालियों के साथ परिचय करा देते हैं आपका खास मेहमानों से। हमारे साथ ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, एमएलए बीजेपी के हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, ताली बजाइए उनके लिए। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएसपी के हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। युद्धवीर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। खास मेहमान कृष्णवीर चौधरी, प्रेसिडेंट भारतीय कृषक समाज के, यहाँ पर तालियों के साथ सबका अभिनंदन कीजिए। किसानों का मुद्दा, इसी के साथ अलग अलग जातियों में बटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुद्दा बहुत सारे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की यहां पर शुरुआत करें, जल्दी से आपको मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट जेवर से। तो राज तिलक का कारवां आज जेवर में है, वही जेवर जिसमें 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का बन रहा है। दावे बहुत सारे हैं कि विकास की बयार बहेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जेवर से जब शुरुआत हो रही है तो आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या राय है। भैया आप लोग क्या काम करते हैं? हमारा किसान का काम है। किसान का ही काम है, आप लोग भी किसान का? क्या लेके जा रहे हैं पूरा भर के ट्रैक्टर? शादी का सामान। शादी का सामान है। ये बताइए कि इस बार किसको वोट देंगे, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? यहाँ से ठाकुर धीरेन्द्र सिंह एमएलए हैं बीजेपी के, और आरएलडी से इस बार भडाना साहब को उतारा है चुनावी मैदान में। तो आप लोग का झुकाव किस तरफ है, किसके लिए वोट देंगे? बसपा के लिए। बीएसपी के लिए? बसपा ना, मायावती। हवाई अड्डे की बहन जी ने करी थी। किसको वोट देंगे, किसे कमा? बीजेपी को वोट देंगे। बहुत अच्छी सरकार है, ना कोई गुंडागर्दी है, नहीं कुछ है, बहुत अच्छी। और महिला सुरक्षित है यहाँ पर, और बहुत ही धीरेन्द्र सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। बताइए भैया आप किसको वोट देंगे? हमारे यहाँ पे जो अवतार सिंह भड़ाना जी की लहर है बहुत तंग। हाँ। सभी पूरा ब्राह्मण समाज और सभी छत्तीस बिरादरी अवतार सिंह भड़ाना जी के साथ है। किसको वोट दीजिएगा? बीजेपी को वोट देंगे जी, बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट आया है, यहाँ पे अच्छा विकास हुआ है, लाइट 24 घंटे आती है। कौन है आपका उम्मीदवार? धीरेन्द्र सिंह, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। आपको क्या लग रहा है चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? धीरेन्द्र साहब का। हाँ, काम किया उन्होंने? हाँ, क्या काम किया? सब चीज बढ़िया कर रहे हैं। किसका पलड़ा भारी है? कौन, किसने काम किया है यहाँ पर, किसकी जीत होगी? धीरेन्द्र ने काम कर रहा है जी। धीरेन्द्र ने काम किया है, अस्पताल बनवाया है, ये अस्पताल में काम करा और बहुत काम करे। अवतार सिंह भडाना को इस बार एसपी आरएलडी गठबंधन से टिकट मिला है, तो उसकी तरफ झुकाव होगा या बीजेपी के? होगा तो उसको टाइम बताएगा। टाइम बताएगा। ये नहीं कह सकते। आप बताइए दादा, आपको क्या लगता है? धीरेन्द्र जी जीतेंगे जी। धीरेन्द्र उन्होंने काम कराया। बीजेपी या आरएलडी एसपी गठबंधन की तरफ से अवतार सिंह भडाना को उतारा गया है, किसमें आपको भरोसा होता है? हमें योगी जी पे भरोसा है। हाँ? योगी जी। तो जेवर की सड़कों पर वैसे तो तमाम पार्टियों के ऐसा सहयोग करने वाले और चाहने वाले लोग मिले, लेकिन ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को लेकर लोगों में एक भरोसा है कि उन्होंने काम किया है। लोगों को, युवाओं को यह एहसास है कि एशिया का सबसे अच्छा और विश्व का चौथा बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। उम्मीदें ढेर सारी हैं। तो जेवर की सड़कों से आपने लोगों की राय सुन ली है। आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे राज तिलक के मंच पर।
तो चलिए, जेवर की गलियों से निकलकर हम एक बार फिर से राष्ट्रलक के मंच पर आ चुके हैं। यहाँ पर जनता को आज मौका, कितने लोगों को सवाल पूछना है, तैयार रखिएगा सवाल। बहुत सारे लोग हैं जिनको सवाल पूछना है, लेकिन विधायक साहब आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। ऐसा क्या किया है आपने जिसकी वजह से यहाँ पर जनता आपको दोबारा चुनकर लाए? क्योंकि अखिलेश यादव और आरएलडी का इस बार गठबंधन है, क्या ऐसा मामला बिगड़ भी सकता है? देखिए, देश 1947 में आजाद हुआ था और यह क्षेत्र जेवर उत्तर प्रदेश की पिछड़ी हुई विधानसभाओं में शुमार था। पिछले 5 साल में इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने जा रही है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क, पूरे देश में 5 मंजूर हुए थे और 1 उत्तर प्रदेश को मिला, और उत्तर प्रदेश में भी वो जेवर विधानसभा में। आप जानती हैं कि महाराष्ट्र में फिल्म सिटी का वहां की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वह फिल्म सिटी भी जेवर विधानसभा को मिली है। इसकी कनेक्टिविटी हरियाणा से, इसकी कनेक्टिविटी हाई स्पीड ट्रेन से, यहाँ उसका स्टॉपेज बनने जा रहा है जो सीधी बनारस को जाएगी और 3.5 घंटे में पहुंचाएगी। इस क्षेत्र में नौजवानों के रोजगार का कोई साधन नहीं था। आज अनेकों मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। कितनी कंपनियां आई हैं सर? तकरीबन 150 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और वह कंपनियां माध्यम बनेंगी हर घर को रोजगार मिल सके और इस क्षेत्र में तरक्की और खुशहाली आ रही है या आ गई है? कितनी कंपनियां आ गई हैं? कितना पैसा आया वो बताइए सर, सीधा हिसाब। पैसे के आंकड़े मैं आपको नहीं बता सकता। ये बता सकता हूं कि तकरीबन 20 कंपनियों ने अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसमें से एक कंपनी 500 फॉर्चून कंपनी है दुनिया की, एवरी डेनिसन, तो उसका फैक्ट्री उसकी तैयार हो चुकी है। अपैरल पार्क हम ला रहे हैं जिससे महिलाओं को 70% स्थानीय महिलाओं को रोजगार दे सकें। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री आए आजादी के बाद, इस जेवर विधानसभा में कोई नहीं आया। आज यह दुनिया के नक्शे पर है, तो यह क्षेत्र इस तरक्की को देख रहा है और हम तरक्की के रास्ते से ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाना चाहते हैं। प्रोफेसर यादव, आपको अवतार सिंह भडाना को दूसरी जगह से इंपोर्ट क्यों करना पड़ा है? यहाँ पर आपके नेता नहीं थे क्या जो जेवर की धरती पर रहते हुए जेवर की चुनाव लड़ते? इस देश में 133 करोड़ लोग रहते हैं और सबकी हिस्सेदारी बराबर की है। कोई कहीं से भी आ सकता है, उसे इंपोर्ट नहीं बोला जाता मैडम। वो नागरिक है भारत के, वो भारत के नागरिक है, वो नागरिक की तरह यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ठाकुर साहब जो बता रहे हैं कि ये काम हो रहा है, कोई एक काम ठाकुर साहब बता दीजिए जो हो गया है, उसका नाम बता दीजिए काम हो गया है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको, ये जो क्षेत्र है शिक्षा का हब है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, स्कूल, आपका कार्यक्रम भी स्कूल में हो रहा है। जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलते हैं, किसी में बता दें कि एक बच्चे की फीस कोरोना काल में माफ करवा दिया हो या माफ हो गई तो मैं नाम बता दूंगा। दूसरी बात, कोरोना काल में जिस तरह से लोगों का बेरोजगारी हो गई, रोजगार चला गया, खासकर शिक्षण संस्थानों में कोई पूछने वाला नहीं है। मैं खुद अपने पार्टी के माध्यम से मैंने गवर्नर को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को लिखी, प्रधानमंत्री को लिखी, राष्ट्रपति को लिखी, लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वहां पे शिक्षक 5-5 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिली, अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर सकते, यहाँ किराए पर रखते हैं, किराया नहीं दे सकते हैं, अपना दूध का पैसा नहीं दे सकते हैं। योगी सरकार ने कहा था हम किराया माफ करेंगे। जो मेरे साथी यहाँ आसपास की कंपनी में नौकरी करते हैं, अगर कहीं बाहर रहते हो किराए पे, कोई एक अगर हाथ उठा के बता दे कि मेरा किराया माफ हो गया तो मैं बता दूं किसी का माफ नहीं हुआ है। दूसरी बात, ठीक है, मैं सवाल लूंगी, रुक जाइए, आप लोगों की बारी आएगी। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने बात गलत दिल पर ले ली थी। इम्पोर्टेड से मेरा ये मतलब नहीं था कि ये कहीं और से, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि बीजेपी वाले नेता ही आपको मिले? पिछले साल तक तो बीजेपी में ही थे ना। एक सेकंड, 10 सेकंड समझ दीजिए। अब पता नहीं चलता कौन किस पार्टी का है। आज ऐसी स्थिति में है, पट्टा लेके घूम रही है और स्वागत टिकट से कर रही दूसरी पार्टी के लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार। रवींद्र चौधरी जी, मायावती जी कहाँ पर, बीएसपी कहाँ पर है जमीन पर? अंजना जी, प्रधानमंत्री बनारस को क्विटो नहीं बना पाए, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पेरिस और लंदन के पैटर्न पर इस नोएडा के विकास में 4 चांद लगाए। फार्मूला नंबर 1 रेस भारत में पहली बार बहन जी ने गौतम बुद्ध नगर में बनाई। हमने पहला इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट की आधारशिला बहन जी ने रखी जेवर की। हमने जो है
बगैर किसी 1 रुपए खजाने के नोएडा से आगरा तक का एक्सप्रेस वे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। हमने पंचशील जो है इंटर कॉलेज बनाने का काम किया, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। हजारों करोड़ के निवेश को नोएडा में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्थापित किया। गरीबों के 2 कमरे के मकान बना के दिए। गौतम बुद्ध नगर जिले की तीनों सीटों पर 10 सेकंड आप ही से सवाल है। 10 सेकंड। कृपाराम शर्मा, एक सेकंड मनवीर भाटी और नरेंद्र सिंह लोगों की जमानत जब्त करा देंगे। ये तीनों विनर कैंडिडेट हैं। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का घर है। ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जिले की तीनों सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। आप दोनों का सफाया है, वापसी की उम्मीद है। हमारे साथ 2 कृषक समाज के भी लोग हैं, क्योंकि किसानों का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ चढ़कर, इसीलिए मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ। फिर कृष्णवीर चौधरी जी जवाब दीजिएगा। युद्धवीर जी, अब की बार किसान किसके साथ, या फिर हम माने कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ आप लोग प्रचार कर रहे हैं? देखिए, ठीक है, बैठ बैठ। ठीक है, चलिए चलिए। अरे अंजना जी, किराए की भीड़ आई है। सबकी बात सुनिए, सबकी बात सुनिए, सबकी बात सुनिए। देखिए, जेवर की जनता है, पूरा देश देख रहा है आपको। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। बोलिए सब, बोलिए, माइक से बोलिए। ये इन लोगों को देख के साफ हो जाता है कि चुनाव कहाँ जा रहा। कहाँ जा रहा है सर? मैं चौधरी चरण सिंह का अनुयायी हूँ। वो ये कहते थे कि हम 5 साल अपनी समस्याओं के लिए रोते हैं, और जब चुनाव आ जाता, इसमें ज्यादातर लोग किसान और मजदूर वर्ग के हैं। ये 5 साल सरकार और नेताओं को कोसते हैं, प्रशासन को कोसते हैं। चौधरी साहब ये कहते थे, जिस दिन हम वोट की ताकत को समझ के उसका इस्तेमाल सरकार बनाने के लिए करने लगेंगे, उस दिन इस देश में समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आज आप बड़ा स्पष्ट देख रहे हैं। इतनी मेरी 5 मिनट की डिबेट में मैंने देख लिया कि ये किस तरह के लोग हैं और किस प्रकार इनको यहाँ लाया गया। चौधरी साहब के कथन को ये सिद्ध कर रहे हैं। आज समस्याएं नहीं इनके पीछे, आज जाति, आज धर्म है और संप्रदाय है, और किसी ना किसी के बंद के ये यहाँ आए। ये क्या सरकार बनाएंगे और क्या न्याय करेंगे, तो वो किसी से छुपा नहीं। आपने खुद कहा कि ये किसान है, किसी से छुपा नहीं है। ये लाला जी हैं, कि ये किसान मजदूर है। ये लाला जी हैं, ये बहुत देर से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आगे बैठना है, कैसे शोर करना है। इन लाला जी का काम ही है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं, ये गलत बात है, प्लीज सुन लीजिए। ठीक है, आपने खुद ही कहा सर किसान है, मजदूर है, फिर सांप्रदायिक क्यों कह रहे हैं इनको? मुझे अपनी बात कहिए, अपना पक्ष कहिए। मुझे पता है। आप लोग रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, बोलिए। सभी के समर्थक हैं यहाँ पर, सभी के समर्थक हैं। नहीं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ समर्थक है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन हम विषय, हम मुद्दे, हम तकलीफ, हम उसके निराकरण के लिए जिस दिन वोट करेंगे, उस दिन इस देश में जनतंत्र आएगा। आज तो हम प्रोसेस में चल रहे हैं, 70 साल से उस प्रोसेस से निकल नहीं पाए हम। और मैं आज भी ये अपेक्षा करता हूँ, ये भाई हैं अपने, कि हमको समझ जाना चाहिए। कितने दिन हम भेड़ बनेंगे कि 5 साल में कोई आए और हमारी ऊन उतार के ले जाए। 5 साल में कोई भी आए, हमारी ऊन उतार के ले जाए और हम फिर सर्दी से ठुठुरते रहें। वक्त आ गया समझने का। इशू देखें, हम पीड़ित हैं, बेरोजगारी है, हमारे नौजवान को रोजगार नहीं है, हमारे किसान को फसलों का उचित दाम नहीं है, हमारी मंडी में शोषण हमारा होता। हम जब तक अपने मुद्दे को नहीं समझेंगे, स्वास्थ्य की सेवाएं किस प्रकार की हैं, किस तरह का प्रशासन का ढांचा। मैं भारतीय किसान यूनियन जुड़ा हूं और पिछले लंबे अरसे से मैं इसमें लोगों के लिए निरंतर, हमारा कोई वर्ग नहीं है हमारी। अरे तू लाला जी, तेरी शिकल पहचानता हूं, मैं यही काम करता हूं। भाई ये जो है इसको छोड़ दो, गरीब आदमी को समझने दो, ठीक है, उसको मौका दो, वो अपनी इस समस्याओं से निजात पा सके, विषय को लेके संघर्ष कर सके। आप सभी से मैं ये अपेक्षा करता हूं। मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है,
किसी को भी वोट देना, ठीक है। लेकिन बेस्ट को चुनना, बेस्ट को चुनना। कृष्णवीर चौधरी जी, किसान समाज किस तरफ, जिसके बाद अब आप लोगों की बारी आ रही है, सवाल लिए जाएंगे, जल्दी से बोलिए सर। कृष्णवीर जी, आपने उत्तर प्रदेश में 2017 तक का भी शासन देखा है, हाँ। और आपने 2017 से 2022 तक का भी शासन देखा है। आपको आज ये तय करना है कि इस प्रदेश में शांति चाहते हो या दंगा चाहते हो। अगर शांति होगी तो विकास होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर शांति नहीं होगी इस प्रदेश में, आपको किसमें शांति दिखती है? 2017 तक 200 से ज्यादा दंगे हुए थे, 12 से 17 तक हजारों नौजवानों को जेल में ठूस दिया गया था मुजफ्फरनगर के। ये किसने किया? कौन जिम्मेदार है? उन नौजवानों का कोई दोष नहीं था, उन्होंने किसी को सताया नहीं था। मेरा सवाल आज इस बात का है कि अगर आज 5 साल में ये प्रदेश दंगा मुक्त है और ये प्रदेश अपराध मुक्त है, ये प्रदेश विकास की तरफ जा रहा है, इस प्रदेश में इन्वेस्टर आ रहे हैं, इस प्रदेश का रास्ता क्या है ये चुनना है। आपको हर मतदाता का ये अधिकार है। और रही बात ये, देखिए एक बात सामने आई है, एक बात सुन लीजिए, जिंदाबाद की जरूरत नहीं है। इस सरकार पे एक आरोप लगा की जरूरत है। इस सरकार पे एक आरोप लगा कि सरकार एमएसपी को खत्म कर रही है, सरकार मंडी बंद कर रही है, सरकार जमीन छीन लेगी। आज इस बजट में जो कल पेश हुआ है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कोई मंडी की बंद नहीं हुई। जनता के कुछ सवाल है, व्यवस्थाओं की है, किसानों को धोखा दिया है। ये धोखेबाज सरकार है। ये जो है एक अन्ना जी, देखिए आपकी बारी है, आपकी बारी है, आपकी बारी है। इसी जगह पर सवाल सुनिए, इसी जगह पर जिस तरीके से, एक मिनट अन्ना जी, उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलों को बेचा गया था, मुझे कहने को आज गुरेज नहीं है, जिस तरीके से जमीन को लूटा गया था पहले किसानों का, वो आज मुआवजा प्रॉपर तरीके से किसानों को दिया जा रहा है। सवालों की बारी है, देखिए शांति से रहिएगा तो सवाल पूछ पाइएगा। हमारे भी है, सबके हैं। ठीक है मैडम, मेरा नाम अन्नू पंडित है। मेरा बड़ा गंभीर एक सवाल है। अगर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो शुरू में ही बता दीजिए। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ। अभी ये बोल रहे थे किराए की भीड़ है। देखिए ये सब धीरेन्द्र सिंह के प्यार वाली भीड़ है, पहली बात। और एक गंभीर सवाल ये है, देखिए मैम, अगर कोई जनप्रतिनिधि होता है या कोई पक्ष या विपक्ष का काम करता है तो उनका काम होता है जनता के सुख दुख में खड़े रहना। ये सूट बूट वाले लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है मैम, मैं इन्हें सूट पहना है, वो खड़े हुए, मैं इन्हें आज नेता मान लूंगा केवल धीरेन्द्र सिंह को छोड़कर। जब ये कोरोना काल, धीरेन्द्र सिंह के जब कोरोना काल पे यहाँ जनता त्रस्त थी जेवर की, मैं जानना चाहता हूँ इनका एक ट्वीट या इनके फेसबुक पोस्ट कोई दिखा दे तो हम इन्हें नेता मान लेंगे। ये सब और सुनिए मैम, आज ये वो धरती है जेवर की जहां भट्टा पारसोल कांड हुआ था। मैं बहुत छोटा था, मैं अपने दादाजी के साथ देखने गया था। किसान भाइयों को मार मार कर बिटोड़ के अंदर उनकी भाषण नहीं देना है। नेताजी हैं लग रहा है, चौधरी धीरेन्द्र सिंह जी, मुझे भी याद है, मैं आई थी वहां पर भट्टा परसौल में। राहुल गांधी को आप मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे, वहां से लेकर बीजेपी तक का सफर, किसानों के मुद्दे को उठाना और अब यहाँ पर परिवर्तन की बयार बहना। मैं ये बता रही हूँ, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया है। मैं आज जो आपका जेवर चौराहा है वहां गई थी, सामने मस्जिद भी है, वहां से लोग आ रहे थे और मुस्लिम भी, जिसको माना जाता है कि बीजेपी के लिए वोट नहीं करेंगे, वो भी धीरेन्द्र सिंह की बात कर रहे थे। तो क्या ऐसा कर रहे हैं आप जिसकी वजह से इस तरह का हो रहा है? देखिए, हम उस सनातन संस्कृति के लोग हैं जहां दुनिया को शांति का संदेश दिया जाता है। हम उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं जहां सभी धर्मों का आदर किया जाता है। मैं पहले जवाब दूंगा अपने धर्मेंद्र भाई का, हाँ। कि इन्होंने बताया कि ऐसा क्या एक काम आपने किया। हाँ, काम गिनाना है जी। हाँ। यहाँ 70 साल से किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई कन्याओं के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया। 12वीं के बाद लड़कियां शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती थी। आज 5 साल के कार्यकाल में मैंने जनता से एक का वायदा किया था, लेकिन 3-3 डिग्री कॉलेज राजकीय है, जिसमें 2 कन्याओं के लिए
एक बहुत बड़ा अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंजूर कराया गया 100 बेडेड एम्स की तर्ज पर, क्योंकि जिसमें गरीब लोग इलाज करा सकें। यहाँ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बनवाई गई है। यहाँ 589 करोड़ रुपए के काम ग्रामीण विकास के कराए गए हैं। इनके समय में भट्टा पारसोल के किसानों पर गोलियां बरसाई गई। ये किस मुंह से हैं खड़े हुए हैं? इनके समय में 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला किसानों के नाम पर किया गया। 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया। ये घोटालेबाज आज इस प्रदेश का अवंचन लूटना चाहते हैं। ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? एक साथ मत चिल्लाइए। घोटालेबाज लोग हैं। इनके समय में सड़कों पर गुंडागर्दी होती थी और मुझे तो शर्म आती है जिन चौधरी चरण सिंह साहब को हम लोग पूछते हैं। उनके लड़के अजीत सिंह साहब ने कहा था, जिस गाड़ी पे हो सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है गुंडा। आज ये गुंडों से कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। आज योगी जी मार्च में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इनके हसीन जो सपने मुंगेरी लाल के वो कभी पूरे नहीं होंगे। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बोलना चाहता हूं, जो नेता है भाजपाई, जो नेता है भाजपाई निश्चित रूप से है दंगाई। पहले बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी परंपरा की बात करती है। आप मुझे बताइए, हाथरस की बेटी को रात में जला दिया जाता है, ये कौन सी हिंदू संस्कृति है? मुझे बताइए। आज अभी 2 दिन पहले बुलंदशहर में बेटी को रात में जला दिया गया बिना परिवार की परमिशन के। ये सवाल हिंदू संस्कृति है? भारतीय जनता पार्टी छल कपट झूठ धोखा और विश्वासघात, इसके अलावा कुछ नहीं जानती है। ठीक है, एक सवाल हमारे ये गलत है, गलत है। गो बैठे 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 भैया, प्लीज प्लीज देखिए, मैं आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ आपके पास। हमारे विधायक जी 5 साल तक हमारे विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में विकास किया है। प्रभु जी सवाल पूछिएगा। देखिए, ऐसा बड़ा कम मौका मिलता है जब जनता बैठी हो, नेता सामने सवाल पूछिए। आप मतलब लेक्चर नहीं, मतलब सवाल पूछिए। सर किससे पूछिएगा? विधायक जी से पूछिए, उनसे युद्धवीर जी हैं, जिससे पूछना है पूछिए। चॉइस इज योर्स। विधायक जी से पूछूं? मैं पूछता हूँ। विधायक जी से ही हमारे नहीं है, इनके पास सवाल नहीं है। हमारे विधायक जी अपने विकास के बारे में बताया उन्होंने? नहीं, बता ही रहे। चलिए आप पूछिए। मैं सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है, मेरा सपा कार्यकर्ता जो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कि आप लोग उस समय कहाँ थे जब मुलायम सिंह यादव जी ने एक आता, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, उनके जमाने में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रही थी, तो तुम्हें हम वोट क्यों दें? मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सबसे जो अभी बोला कि विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने क्या किया है। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी जमीन गई है, लेकिन इन्होंने 2 साल के अंदर पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। एयरपोर्ट लगा 70 साल में इन्होंने क्या किया है? मैडम मेरा एक क्वेश्चन, मुझे 30 सेकंड दीजिए बस बोलने के लिए। जल्दी से। बेरोजगारी वाले मामले पे देखो, विधायक जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत काम किया है, हमारे जेवर विकास किया। बट मेरा क्वेश्चन योगी जी के लिए, क्वेश्चन क्या रिक्वेस्ट है, एक उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की जो भर्तियां इतने लंबे लंबे टाइम में कंप्लीट होती है, यूपी में 2017 में एक दरोगा भर्ती निकली यूपी पुलिस की, जो 17 से 2022 में कंप्लीट हुई, अभी जनवरी में, 5 साल में, और उसमें भी 3300 वैकेंसी थी जो पूरी नहीं भरी गई, 1300 सीट खाली रह गई। 900 लड़के हैं जो वेटिंग लिस्ट में है दरोगा भर्ती के, उसमें से एक मैं भी हूं, मेरा नाम नरेश शर्मा है। पर बेरोजगारी को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं करता, बस खाली फालतू के वो। तो मेरा बेरोजगारी को लेकर क्वेश्चन है कि जो 900 बच्चे हैं केवल योगी जी के बच्चे, हम फालतू के वो, फालतू का क्या क्या होता है आपको पता ही है सब चीज। क्या पता है? जेवर में देखो विकास हुआ, विधायक जी बहुत अच्छे, उन्हीं के सपोर्टर है, उन्हीं के लिए ही आए। पर मेरा बेरोजगारी के मामले के सर हम योगी जी के 4-5 साल भर्तियों में लग जाता है, रेलवे से लेकर पुलिस, दारोगा, वेटिंग लिस्ट में। आप सवाल पूछेंगे? सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर जब आपकी सरकार थी तो महिलाओं की सुरक्षा कुछ भी नहीं थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में बीइंग अ वुमेन मैं कह सकती हूँ कि आई फील प्रोटेक्टिव। जल्दी से जवाब दूंगा। अंजना जी मैं जवाब दूंगा, इनका जवाब दूंगा। बहन जी रुक जाइएगा आप, बहन जी ठीक है, जवाब दीजिए। बहन जी आप सुनिए ध्यान से। अरे आप लोग चुप नहीं रहेंगे तो सवाल कैसे, जवाब कैसे सुनेंगे?
आगे प्लीज। किसी भी प्रदेश या देश में अगर कानून व्यवस्था को कायम करना है तो पुलिसिंग का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना होता है। आप देखिएगा जो 75 सालों में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, माननीय अखिलेश जी ने 1090 शुरू किया, जो पूरे विश्व में जिसकी सराहना हुई। यह बहुत बेसिक स्ट्रक्चर सर, आप बिल्कुल गलत है इस जगह पे। गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। उस पर तो दावे दोनों तरफ से अब हो रहे हैं। वो कहते हैं उनके राज में सुरक्षित है, वो कहते हैं बाबा आराम से आराम से। देखो भाई, क्षेत्रवासियों सभी हमारे क्षेत्र के आदमी हो। भाषण देवा की सवाल प्रश्न पूछ रहा हूँ, आइए बुला रहा हूँ मैं। हमारे क्षेत्र में यह साइकिल बारे से मेरा प्रश्न है कि बाहरी कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में कोई कैंडिडेट नहीं मिला इन्हें। दूसरा प्रश्न, जो कैंडिडेट हमारे क्षेत्र के कांस्टेबल के गांव को भी नहीं जानता है, गांव को भी नहीं पहचानता है, वो हमारा क्या विकास करेगा? अवतार सिंह भडाना को कैसे डिफेंड कीजिएगा? जल्दी जवाब दीजिए। एक सवाल आखिरी लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सपा वालों से, एक बात बताएं कि जब आपकी सरकार थी तो हमें रोजाना ये डर लगता था कि घर पहुंचने से पहले लूट लिए जाएंगे, जबकि हम उस टाइम सपा में थे। हम सपा में होने के बाद वो कह रहे थे कि हम सब किराए के गुंडे हैं, तो वो बसपा वाले कि ये सारी भीड़ किराए की है, क्योंकि खुद किराए में भीड़ लाते हैं वो बसपा वाले। किराए की भीड़, किराए की भीड़, सवाल जल्दी से। किराए की भीड़। नमस्कार, मेरा समाजवादी से ये प्रश्न है कि इनको कोई श्रेष्ठ कैंडिडेट, स्वच्छ छवि वाला कैंडिडेट नहीं मिला। सारे इम्पोर्टेड कैंडिडेट हैं इनके, जो जैसे आजम खां है, नाहिद हसन है, आज बिना तिवारी के जो है ये उसके उनके चढ़ में चले गए, तो इनके क्या ये सारे बाहुबली को टिकट देंगे? क्या स्वच्छ छवि वाले कैंडिडेट नहीं इनके पास? ठीक है, जल्दी से एक आखिरी सवाल है। आपने आप लोग पार्टी की तरफ से। मैं 8 अक्टूबर को पास धीरेन्द्र विधायक जी के पास गया था रास्ते के लिए। मेरे रास्ते में बदबू आती है, कीचड़ आती है, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। 3 एप्लीकेशन दी है, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, कोई आरक्षण नहीं मिल पाया है, ओबीसी को 3.5% आरक्षण मिला है। आप तो वहाँ भी मुझे मिले थे मस्जिद के सामने। हाँ, आपकी रिपोर्ट में मैंने आपकी भी बात सुनाई है। बोलिए बोलिए। हमारे यहाँ जो यमुना एक्सप्रेस वे बना हुआ है, मैं जेवर से नोएडा जाने के लिए 180 रुपए टोल देना पड़ता है। हमारे 2 चक्कर भी लगते हैं, ना तो किसान यूनियन वाले बैठते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। ये पब्लिक की ही समस्या है, स्पेशल मेरे या तो फ्री होना चाहिए या मिनिमम रेट होनी चाहिए उसके जाने के लिए। जेवर एयरपोर्ट। चलिए, जेवर से आज के हमारे शो में इतना ही हो गया सर। आप लोगों का सवाल हो गया। कल हम फिर एक नई जगह पर होंगे और गाजियाबाद के लोग अपने सवाल पूछेंगे, लेकिन हम राजतिलक में स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक नहीं ले रहे। तालियों के साथ सबका धन्यवाद कर दीजिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।